भाई लोगों, ऊंचाई से देखो तो पूरा शहर तबाह हो चुका है। जमीन पर एक जबरदस्त गड्ढा पड़ा है। एक जवान लड़का है जिसका चेहरा खून से सना हुआ है। वो एक लड़के को गर्दन से पकड़े हुए है, मुक्का मारने वाला है। वो सफेद बालों वाला लड़का हंसता है और कहता है कि उसे पता था। वो साइड में देखता है और कहता है कि प्रोटैगनिस्ट उन बेकार वालों से अलग है। जमीन पर देखो कुछ बॉडीज पड़ी हैं जो लगता है भयंकर लड़ाई में मारे गए हैं। प्रोटैगनिस्ट आंसू बहाते हुए और आंखों में नफरत लिए उसे चुप रहने को कहता है। फिर वो लड़का सैडिस्टिक स्माइल के साथ प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वो उसे मार डाले क्योंकि अब वो ही है जो ये कर सकता है, लेकिन वो मना करता है और कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा। अगला वो लड़के को कॉलर से पकड़ता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि उसने अपनी टीम से वादा किया था कि वो उसे जेल में डालेगा ताकि न्याय हो सके। बारिश गिर रही है। वो कहता है कि लड़का कानून से सजा पाएगा, लेकिन उसके मन में प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो अभी भी पछताता है कि उसे मार नहीं पाया। कुछ समय बाद टीवी पर सफेद बालों वाले लड़के की फोटो आती है, हेडलाइन के साथ कि किसी ने इतिहास के सबसे खराब विलन को पकड़ लिया, लेकिन बैटल में कई मौतें हुई। प्रेजेंटर कहती है कि वो विलन जिसने पूरी दुनिया को डर से कांपा दिया था, उसे मौत की सजा सुनाई गई। और कोर्ट रूम में कई आर्म्ड सोल्जर्स हैं, जबकि वांग स्ट्रेट जैकेट में कैद है। टीवी वाली लेडी एक्सप्लेन करती है कि उसके पावर्स को दबाने के लिए एक डिवाइस यूज किया गया, लेकिन वो बेफिक्र स्माइल के साथ है। वो क्रूएल विलन्स की जेल के 5वें सब लेवल में कैद होगा, जिसका नाम रुकुलस है। एक जवान लड़का साइलेंस में देख रहा है, जबकि प्रेजेंटर कहती है कि गन्यू के साथ लड़ने वाले कुछ हीरोज मर गए। ये सुनकर जवान लड़का बेटर रिएक्शन दिखाता है। प्रेजेंटर जारी रखती है कि इक्वालिटी के हीरोज का फ्यूनरल आज रात होगा, जबकि टीवी पर एक एक करके उनके फेसेस दिखाई जाती हैं। प्रोटैगनिस्ट साइलेंस में सॉम्बर एक्सप्रेशन के साथ जारी रखता है और टीवी वाली लेडी कुछ और कहने से पहले कोई टीवी बंद कर देता है। गन्यू पीछे मुड़कर देखता है और एक जवान लड़के को यूनिफॉर्म में फ्रेंडली स्माइल के साथ देखता है, जो कहता है कि उसे लेटे रहना चाहिए और टीवी नहीं देखना क्योंकि वो अभी रिकवर हो रहा है। ये गैंगो शोयू है, प्रोटैगनिस्ट का भाई और रुकुलस प्रिजन का ऑफिसर। गन्यू उसे नाम से बुलाता है और अपनी हाथों को घुरते हुए वो रिफ्लेक्ट करने लगता है। फिर ब्लड थर्स्टी लुक के साथ वो कहता है कि खुद उसे हुआंग को मार देना चाहिए था। गैंगो कहता है कि उसने अपने साथियों से वादा किया था। और एक मेमोरी में हम हीरोज के लीडर को देखते हैं, जो कहती है कि उनका जॉब लोगों को बचाना है, मारना नहीं। वो ग्रुप के बाकी लोगों से कहती है कि उन्हें मारना नहीं चाहिए, भले ही वो कितना बुरा विलन हो, क्योंकि क्रिमिनल्स को भी जज होने का राइट है क्योंकि वो भी लोग हैं। गन्यू कमेंट करता है कि ये कूल लगता है, लेकिन पूछता है कि अगर हीरोज मारे गए तो क्या करेंगे। फिर कैप्टन उसे प्रॉमिस करने को कहती है कि वो किसी को नहीं मारेगा, चाहे कुछ भी हो। वो साइलेंट रहता है। फिर हॉस्पिटल रूम में उसका भाई कहता है कि वो उसके वर्ड से अग्री करता है। वो कहता है कि सिर्फ कानून लोग को कंडेम कर सकता है, लेकिन ये एजेंट्स जैसे वो हैं जो सेंटेंस को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर वो कॉन्फिडेंशियल इन्फो शेयर करता है कि हुआंग को अगले हफ्ते एग्जीक्यूट किया जाएगा और वो प्रेजेंट होगा। वो अश्योर करता है कि गन्यू ने अपना जॉब हीरो के तौर पर किया, लेकिन अब बाकी प्रिजन ऑफिसर्स पर छोड़ दे। फिर वो चेयर से उठकर प्रोटैगनिस्ट को बुलाता है कि अपने साथियों को गुड बाय कहे। फ्यूनरल पर जाते हुए कई बुके और थैंक यू लेटर्स हीरोज की कब्रों पर रखे हैं, जबकि विलेन के एग्जीक्यूशन के फेवर में प्रोटेस्ट भी हैं। हीरो के अल्टर के सामने जो फूलों से भरा है, गन्यू और उसका भाई सैड लुक्स के साथ हैं। वो एक फूल छोड़ते हैं। फिर एक हफ्ता गुजर गया और हुआंग की एग्जीक्यूशन के दिन वो अपने ट्रांसपोर्ट स्ट्रेचर से भाग निकला। फिर एक और फ्यूनरल, लेकिन इस बार गन्यू के भाई का। वो रोता है और सोचता है क्यों वो क्रिमिनल जो सजा पाना चाहिए था सर्वाइव कर गया, जबकि उसका भाई मारा गया। और फिर जमीन पर बैठे अल्टर के पास कोई उसके नाम से बुलाता है। एक औरत यूनिफॉर्म में 2 और गार्ड्स के साथ कहती है कि उसे देखे हुए काफी टाइम हो गया। ये प्रिजन डायरेक्टर है जो प्रोटैगनिस्ट से बात करना चाहती है। गन्यू रिस्पॉन्ड नहीं करता और सिर्फ घूरता है। वो उसे एक टैबलेट देती है जिसमें एक वीडियो है। फिर वो पूछता है कि ये क्या है। वो कहती है कि ये आज का वीडियो है जो दिखाता है कि हुआंग की एग्जीक्यूशन में क्या हुआ। वीडियो में कई एजेंट्स विलेन को कार्गो कार्ड पर ले जा रहे हैं। हुआंग अपने बगल वाले एजेंट को बुलाता है। फिर वो कहता है कि वो गन्यू जैसा लगता है और पूछता है कि क्या वो उसका भाई है, जो गैंग्यू को सरप्राइज करता है। विलेन पूछता है कि क्या वो एजेंट है क्योंकि उसके पास कोई पावर्स नहीं है, और पूछता है कि दोनों भाइयों में कौन बड़ा है, लेकिन गैंगहो एक शब्द नहीं बोलता। फिर वांग बोलता और वो प्रोटैगनिस्ट के भाई से पूछता है कि किसी को मारने का फील कैसा होता है। गैंगो क्वेश्चन से इनक्रेडिबल है और विलेन कहता है कि वो प्रिजन ऑफिसर और एग्जीक्यूटर है। वो बैट करता है कि गैंगो ने पहले ही लोगों को मारा होगा और पूछता है कि फीलिंग क्या है। प्रोटैगनिस्ट का भाई साइलेंट रहता है, लेकिन वांग कहता है कि उसे लगता है ये बहुत आसान है। गैंग्यो फिर से शॉक्ड है जो विलेन कह रहा है। वांग सैडिस्टिक स्माइल के साथ कहता है कि बस एक जेंटल टच लगता है और वो साबुन के बुलबुले की तरह फट जाते हैं। प्रोटैगनिस्ट का भाई गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहता है कि वो एक हॉरिबल सेंस ऑफ गिल्ट से लड़ता है, भले ही उसे ऐसे स्कम जैसे उसे एग्जीक्यूट करना पड़े। वो नाइटमेयर्स के बाद नाइटमेयर्स होने लगते हैं। उसके ड्रीम्स में कंडेम्ड आते हैं और वो कहते हैं कि गैंगो भी उनके जैसा मर्डरर है। प्रिजनर्स हमेशा उसके ड्रीम्स में टॉर्मेंट करने आते हैं। हुआंग कहता है कि इसके बावजूद वो अभी भी पेनिटेंचरी में काम करता है। फिर गैंगो कहता है कि वो बस अपना जॉब प्रिजन ऑफिसर के तौर पर कर रहा है क्योंकि किसी को तो करना पड़ता है। इसके बाद पहले से ही एग्जीक्यूशन रूम में विलेन को एग्जीक्यूशन चेयर में प्रॉपरली प्लेस किया जाता है। गैंगो प्रिजनर से पूछता है कि उसके पास कोई लास्ट वर्ड्स हैं। वांग फ्राइटनिंग स्माइल के साथ फिर पूछता है कि उसके और उसके भाई में कौन बड़ा है, लेकिन गैंगो इसे इग्नोर करता है और एग्जीक्यूशन शुरू करता है। फिर काउंटडाउन शुरू होता है 3, 2, 1 से, और ठीक बटन प्रेस होने के मोमेंट पर वीडियो में सब डार्क हो जाता है। गैंगो नहीं समझता क्या हुआ। डायरेक्टर एक्सप्लेन करती है कि ठीक एग्जीक्यूशन के मोमेंट पर रुकुलस की एनर्जी अनआइडेंटिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से गिर गई। वीडियो स्क्रीन ब्लैक रहती है। प्रिजन में गार्ड सोचते हैं कि क्या ब्लैकआउट था और गैंगो पहले से ही प्रिजनर को ढूंढ रहा है।
जब तक वो एक आवाज सुनता है, उसके बगल में हुआंग अपने रेस्टोरेंट से फ्री होकर स्माइल के साथ दिखता है। कहता है कि उसे पता था सिर्फ गैंग यू ही उसे मार सकता है। गैंग यू चिल्लाता है कि दूसरे एजेंट्स नीचे हो जाएं और फिर एक एक्सप्लोजन होता है। स्मोक कॉरिडोर को भर देता है। एक एजेंट रेडियो पर बैकअप कॉल करता है, कहता है कि प्रिजनर ने सप्रेशन डिवाइस तोड़ दिया। जबकि वो मैसेज रेडियो पर रिपीट कर रहा है, एक हाथ उसके कंधे पर टच करता है। उसके बगल में हुआंग स्माइल करता हुआ है और एजेंट कुछ कहने से पहले उसका फेस स्वेल होने लगता है। प्रिजनर स्माइल करता हुआ कहता है कि वो एक ब्लास्ट था। अचानक एजेंट का हेड फट जाता है और पीसेस हर जगह उड़ जाते हैं। गैंग यू ये देखकर हॉरिफाइड है। साइकोपैथ अप्रोच करने लगता है। फिर वो कहता है कि उसे लगता है गैंग यू बड़ा भाई है और पूछता है कि क्या वो सही है। प्रोटैगनिस्ट का भाई अपना बैटन पकड़ता है और डेस्परेट मूव में प्रिजनर को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ब्लो को फिनिश करने से पहले हुआंग को अपना हाथ उठाना काफी था कि उसका आर्म कंप्लीटली ट्विस्ट हो जाए। ये ब्लिंक ऑफ एन आई में था। गैंग यू पैनली स्क्रीमिंग करता हुआ ग्राउंड पर गिरता है और हुआंग पूछता है कि क्या वो सही पकड़ा। प्रोटैगनिस्ट का ट्रेम्बलिंग भाई नहीं देता और फिर बैटन पकड़ता है। प्रिजनर से कहता है कि वो लॉ से पनिश डिजर्व करता है, लेकिन साइकोपैथ होने के कारण वो इंडिफरेंटली उसे देखता है। और फिर गैंग हू फिर अटैक पर जाता है, कहता है कि जस्टिस होगा। लेकिन वॉन्ग को अपना आर्म उठाना काफी था कि सेकंड्स में प्रोटैगनिस्ट का भाई क्रश हो जाए। ब्लड हर जगह उड़ता है। ग्राउंड पर मीट की एक बॉल थी जो अभी तक गैंग हू थी, सिर्फ उसकी हैट इंटैक्ट बची थी। फिर वॉन्ग कहता है कि उसे प्रोटैगनिस्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या वो सही था। वीडियो देखने के बाद गैंग हू एंगर के लुक के साथ है। CUN एक्सप्लेन करने लगती है, अनआइडेंटिफाइड अटैक्स ने सभी फ्लोर्स से सभी प्रिजनर्स को उनके सप्रेशन डिवाइसेस के बिना रिलीज कर दिया। गुड न्यूज ये है कि वो उन्हें प्रिजन से भागने से रोक पाए, लेकिन कई ऑफिसर्स उनके साथ ट्रैप हो गए। गैंग हू ब्लड इन हिज आइज के साथ पूछता है कि अटैक किसने लॉन्च किया, लेकिन CUN कहती है कि वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर वो माफी मांगती है कि हीरो के भाई के फ्यूनरल पर ऐसा पूछ रही है और पूछती है कि क्या वो हरक्यूलस प्रिजन में रिबेलियन को सप्रेस कर सकता है। बिना हिचकिचाहट के गैंग हू अग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो अपनी साथियों की बात याद करता है। प्रिजन अभी टोटल केओस में है। कुछ प्रिजनर्स डोर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथी मानते हैं कि हीरोज लोगों को बचाते हैं और मारते नहीं। अचानक डोर खुलने लगती है। एक मोमेंट के लिए सभी प्रिजनर्स रुककर ऑब्जर्व करते हैं। फिर वो सेलिब्रेट करने लगते हैं जैसे एग्जिट की तरफ भागते हैं। गैंग हू के भाई ने कहा था कि सिर्फ लॉ लोग को कंडेम कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशनर्स सेंटेंस कैरी आउट करते हैं। सेकंड्स में प्रिजनर्स सब एक्सप्लोसिव ब्लो के साथ उड़ा दिए जाते हैं। ये देखकर सब कंफ्यूज्ड हैं। डोर पर एक आदमी खड़ा है। गैंग हू प्रिजन में हीरो के तौर पर घुसना नहीं चाहता था। डेडली लुक के साथ वो खुद को न्यू प्रिजन ऑफिसर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि पहले उसने एग्जीक्यूशनर के तौर पर हरक्यूलस में एंटर करने को कहा था। नाम सुनते ही प्रिजनर्स के फेस पर सरप्राइज का एक्सप्रेशन आता है। वो सोचने लगते हैं कि गैंग हू हीरो एजेंट की यूनिफॉर्म में क्यों हैं, लेकिन जल्द ही उनके फेस मलिशियस हो जाते हैं। सोचते हैं कि गैंग हू एक फूल है जिसका फायदा उठा सकते हैं। फिर वो उसे अटैक करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन वो इंटिमिडेटेड नहीं होता और स्टिल रहता है। फिर जब वो काफी क्लोज हो जाते हैं, वो एक पंच थ्रो करता है और सिर्फ एक पंच से वो प्रिजनर्स की बॉडीज को पियर्स करता है, उन्हें स्प्लिट इन हाफ कर देता है और उड़ा देता है। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि प्रिजनर्स के बीच कार्नेज का ट्रेल क्रिएट हो गया, जो सब देखकर अस्टॉनिश्ड थे। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या हुआ। गैंग हू अपनी यूनिफॉर्म में बिल्ट इन माइक्रोफोन टेस्ट करने लगता है और फिर कामली सबको एक्सप्लेन करने लगता है कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से ग्राउंड फ्लोर से और हर सब लेवल तक, 5वें सब लेवल तक जहां वॉन्ग है। प्रोटैगनिस्ट की आवाज सुनते ही वॉन्ग एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन गैंग हू सिर्फ अपने भाई का ड्यूटी फुलफिल करना चाहता है और फिर वो कंप्लीट करता है कि उन सबको इमीडिएटली एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रिजनर्स बिलीव नहीं कर पा रहे जो सुना। जल्द ही वो स्क्रीम करने लगते हैं, पूछते हैं कि क्या बकवास कर रहा है, लेकिन गैंग हू सीरीन रहता है। फिर वो पूछता है कि क्या उन्हें लगता है कि अनफेयर है मरना इतने लोगों को मारने के बाद। बैक में एक प्रिजनर कंप्लेन करने लगता है। उसका नाम है हालिडा और उसने 12 लोगों को मारा। तो वो कहता है कि उसने इतने ज्यादा नहीं मारे। एक और नाम ब्रूक्स, जो 7 लोगों को मारने के लिए अरेस्ट हुआ, कहता है कि उसके हाथ में उंगलियां उसने ज्यादा हैं जितने लोगों को उसने मारा। एक मोटा वाला नाम केड, जो चाइल्ड अबडक्शन, सेक्सुअल असॉल्ट और होमिसाइड्स के लिए अरेस्ट हुआ, कहता है कि उसने 5 से कम मारे। और फिर सब पूछने लगते हैं कि वो कौन है जो डिसाइड कर रहा है कि उन्हें मार देगा, और लॉयर मांगने लगते हैं। कहते हैं कि वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। क्राउड के बीच साइलेंट। उनमें से एक प्लान डिवाइस कर रहा है लगता है। उसे लगता है कि वो बहुत नॉइस कर रहे हैं। उसका नाम है चोई गोवॉन, जो सेक्सुअल असॉल्ट और 8 लोगों को मारने के लिए अरेस्ट हुआ। चोई कुछ प्लान करने लगता है जबकि एजेंट दूसरे प्रिजनर से डिस्ट्रैक्टेड है। गैंग हू कंप्लेंट्स के सामने सीरीन रहता है। फिर चोई शाउटिंग का फायदा उठाता है और क्विकली सभी प्रिजनर्स के बीच से पास होता है बिना किसी के नोटिस के, लेकिन वो अपनी आंख के कोने से कुछ अप्रोचिंग देखता है।
ये गैंगहू का लेग था जो फ्यूजिटिव के फेस पर किक मारता है। इमीडिएटली दूसरे प्रिजनर्स साइलेंट हो जाते हैं और जैसे ही चॉय की बॉडी ब्लीडिंग करते हुए गिरती है, न्यू एजेंट कहता है कि वो उन्हें एक चॉइस देगा। वो कहता है कि वो कामली कंट्रोल डिवाइस लॉक कर सकते हैं और अपनी सेल्स में वापस जाकर अपनी एग्जीक्यूशन का वेट कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है उसके हाथों से यहीं मरना। प्रिजनर्स डर जाते हैं ये सुनकर, लेकिन उनमें से एक प्रोटैगनिस्ट को कोर्स करता है और पूछता है कि वो क्या कह रहा है। फिर वो कहता है कि नेचुरली बेस्ट ऑप्शन लास्ट वाला है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो वैसे भी मरने वाले हैं, तो रिबेल करके मरना बेहतर है। और सिनिकल स्माइल के साथ वो पूछता है कि नेगोशिएशन के टर्म्स उस सिचुएशन में इरैशनल नहीं है। लेकिन गैंगहू रिप्लाई करता है कि ये नेगोशिएशन नहीं है, क्योंकि लास्ट थिंग वो उन्हें ऑफर कर सकता है वो है मर्सी। इमीडिएटली सभी प्रिजनर्स अपनी लाइव्स के लिए ट्रेम्बल करने लगते हैं और यहां तक कि क्वेश्चन करने लगते हैं कि इक्वालिटी का हीरो वहां क्यों है। कुछ प्रिजनर्स फिर से कंट्रोल डिवाइस यूज करने का डिसाइड करते हैं। वो सार्कास्टिक प्रिजनर अपना मुंह खोलने लगता है जिसमें ग्लो आ रहा है। फिर वो एक सोनिक स्क्रीम छोड़ता है और ये सभी प्रिजनर्स को फिर साइलेंट कर देता है। वो अपनी फिंगर उठाता है और सबको लिसन करने को कॉल करता है। फिर वो कहता है कि भले ही वो इक्वालिटी का हीरो हो, सिर्फ एक स्ट्रांग मैन से डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले ही टीम वर्क से एक सेकंड क्लास हीरो को मार चुका है जो दूसरे प्रिजनर्स को सरप्राइज्ड और इनक्रेडिबल छोड़ देता है। ये सुनकर जो प्रिजनर सरेंडर करने वाले थे वो स्माइल करने लगते हैं कि न्यू एजेंट को डिफीट करने की पॉसिबिलिटी है। फिर सोनिक स्क्रीम वाला प्रिजनर कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है और कहता है कि वो उसे मारकर अपनी फ्रीडम रीगेन करेंगे। ये सुनकर गैंगहू रियलाइज करता है कि वो जरूर वो लीडर होगा जिस ट्रैश का ऑफिसर ने मेंशन किया था। एक मेमोरी में डायरेक्टर एक्सप्लेन करती है कि हरक्यूलस प्रिजनर्स को उनके डेंजर लेवल के हिसाब से सेपरेट करता है। फर्स्ट फ्लोर पर वो हैं जिन्होंने कई लोगों को मारा, वहां 300 से ज्यादा सीरियल किलर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर के सब लेवल की तरफ जा रहे हैं 100 जो सिटीज को रिस्क में डालें। सेकेंड फ्लोर पर 30 से ज्यादा जो एक मेट्रोपोलिस को डेंजर में डालें, और थर्ड फ्लोर पर 10 जो नेशन को डेंजर में डालें। फोर्थ फ्लोर के सब लेवल पर 5 लोग जो कॉन्टिनेंट को डेंजर में डालें, और फाइनली फिफ्थ फ्लोर के सब लेवल पर सिर्फ 3 लोग वोंग को मिलाकर जो पूरी दुनिया को डेंजर में डालें। सियान पूछती है कि क्या उसे लगता है कि बहुत है, लेकिन कहती है कि डील करने वाले लोगों की नंबर बहुत कम होगी। फिर वो सेकंड सब लेवल के प्रिजनर्स के बारे में बात करती है। वहां 2 यंग पीपल हैं जो किसी तरह की पावर यूज करते हैं, जो लोगों को हेड से होल्ड करते हैं और फिर उन्हें ऑर्डर करते हैं कि अपने सिंस कन्फेस करें। फिफ्थ फ्लोर के सब लेवल पर जहां वोंग एक गर्ल को मिलता है जो स्ट्रेट जैकेट की रेस्ट्रेंट से फ्री हो गई है। वो अपने हाथ में मीट की बॉल पकड़े है और कहता है कि उसे पता नहीं था वहां कोई है, जबकि डायरेक्टर प्रोटैगनिस्ट को एक्सप्लेन करती है कि वो एक दूसरे से बहुत फ्रेंडली नहीं है। गर्ल वोंग को इंडिफरेंटली देखती है। वो सजास्टिक स्माइल देता है और कहता है कि वो टाइम पास कर सकेगा जब तक गैंगहू वहां पहुंचे। फिर डायरेक्टर जारी रखती है कि फर्स्ट फ्लोर यूनिक है। वो एक फोटो दिखाती है और कहती है कि सभी प्रिजनर्स उस प्रिजनर के अराउंड यूनाइटेड हैं। फोटो में वो प्रिजनर है जिसने शाउट किया, उसका नाम हिलिसन है। उसके पास स्पेशल एबिलिटी है जो साउंड से कॉमरेड्स को स्ट्रेंथन करती है। बैक इन प्रिजन गैंगहू कहता है कि प्रिजनर ने एक हॉस्पिटल में 7 लोगों को मारा और हीरोइन टोम को काउंट करके 8 लोग, लेकिन हिलिसन उसे करेक्ट करता है और कहता है कि 10 लोग थे। फिर मैलिकोलेंट स्माइल के साथ कहता है कि हीरोइन ट्विन से प्रेग्नेंट थी। प्रोटैगोनिस्ट साइलेंस में घूरता है। फिर वो यूनिफॉर्म के माइक्रोफोन पर डायरेक्टर को कॉल करता है और पूछता है कि प्रिजन कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि उसे थोड़ी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो कहती है कि वरी नॉट, क्योंकि वो गारंटी देती है कि प्रिजन नहीं कोलैप्स होगा। प्रोटैगोनिस्ट रिलीव्ड है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिलिसन कहता है कि वो ब्लफिंग कर रहा है। वो कहता है कि प्रोटैगोनिस्ट ने हीरो के तौर पर भी कुछ नहीं किया और बेट करता है कि उसने वोंग को कैप्चर किया अपने कलीग्स के बैट यूज करके। फिर सैडिस्टिक स्माइल के साथ कहता है कि वो उसे वहां भेजेगा जहां उसकी कलीग्स है। फिर वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है एक स्क्रीम के साथ, ऑर्डरिंग दूसरे प्रिजनर्स को गैंगहू को मारने के लिए। प्रिजनर्स स्ट्रेंथ फील करने लगते हैं और एबिलिटी की थैंक्स टू उन्हें लगता है कि वो स्ट्रेंथ से ओवरफ्लो हो रहे हैं। हिलिसन सभी प्रिजनर्स को कॉल करता है और ऑर्डर देता है अटैक करने का, लेकिन गैंगहू बस एक किक मारता है डार्क रेड ऑरा के साथ और सभी प्रिजनर्स उन्हें पहुंचने से पहले ही हाफ में कट जाते हैं। हिलिसन और दूसरे प्रिजनर्स पैरालाइज हो जाते हैं देखकर। वो नहीं समझते क्या हुआ। सेकंड्स में सभी प्रिजनर्स जो अटैक पे गए थे ग्राउंड पे शैटर्ड हैं और ये हिलिसन को टेरिफाइड छोड़ देता है। बिना टाइम वेस्ट किए गैंगहू अपना नेक्स्ट अटैक लॉन्च करने लगता है। वो अपना लेग हाई उठाता है और फोर्स से ग्राउंड पे स्टॉम्प करता है। उसकी एनर्जी लाइटनिंग जैसे सभी प्रिजनर्स को अटैक करती है, उन्हें अप थ्रो करके।
इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि पूरा प्रिजन में रिवर्बरेट हो गया। कहीं इनसाइड अपनी सेल में एक प्रिजनर मास्क के साथ फेस पर बैंग सुनकर स्टार्टल्ड हो जाता है और इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करता है कि गैंग हू वहां है। प्रिजनर्स उस अटैक से अपथ्रो हो गए थे, सब स्क्रीमिंग कर रहे थे जैसे गिरते थे। लेकिन ऊपर देखो, गैंग हू ऊपर से आ रहा है, एनर्जी उसके हाथ से इमैनेट करते हुए पंच मारने वाला। उसका हाथ क्लॉ में टर्न हो जाता है जैसे वो अपनी एबिलिटी मोड एक्टिवेट करने लगता है। यह सुनकर प्रिजनर स्क्रीम करते हैं और उसे अटैक करके उसके ब्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन गैंग हू अपनी एबिलिटी का मोड ए एक्टिवेट करता है। एनर्जी का एक अरे सभी प्रिजनर्स को एक ही टाइम पर पियर्स करता है, डेथ का वेब फॉर्म करके। सेकंड्स में प्रिजनर्स हाफ में कट जाते हैं। हिलिसन को रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला, वो विश्वास नहीं कर पाया। सिंगल अटैक से गैंग हू बॉडीज का पाइल छोड़ देता है। प्रिजनर्स स्लॉटर्ड हो चुके हैं। फिर प्रोटैगोनिस्ट माइक्रोफोन पर रिपोर्ट देता है, फर्स्ट फ्लोर के सभी प्रिजनर्स एग्जीक्यूट हो चुके, तो वो सॉलिटरी की तरफ प्रोसीड करेगा। गैंग हू सोचता है कि कितने लोग मारे गए, वो अब नहीं जानता कि वो दर्जनों थे या सैकड़ों। एक कॉरिडोर में वो 2 और प्रिजनर्स को ढूंढता है और उन्हें चॉइस ऑर्डर करता है, या तो सप्रेशन डिवाइस पहनो या यहीं मर जाओ। स्ट्रॉन्ग प्रिजनर आउटरेस्ट हो जाता है और फिर अटैक पर जाता है, लेकिन सिर्फ एक किक से प्रिजनर का हेड एक्सप्लोड हो जाता है। जबकि गैंग हू अनकंसर्न्ड याद करता है कि सियून ने कहा था कि फर्स्ट फ्लोर पर 300 के करीब प्रिजनर्स थे। दूसरा आदमी डर जाता है कि दूसरे प्रिजनर को कैसे मारा गया और इमीडिएटली कहता है कि वो डिवाइस पहनेगा। गैंग हू उससे डिवाइस पिकअप करने को कहता है। आदमी अपने हाथ एक्सटेंड करता है फियर के लुक के साथ और डिवाइस मांगता है, लेकिन वो सैडिस्टिक स्माइल करता है। फिर उसके हाथों में पर्पल एनर्जी बॉल अपीयर होता है। फिर वो एनर्जी बीम फायर करता है गैंग हू पर और पूछता है कि प्रोटैगोनिस्ट ने सोचा था कि वो ओबे करेगा, लेकिन उसके बैराज के बाद गैंग हू इंटैक्ट है। उन विलन्स में से एक, जिसे उसकी कंपेनियन टॉम ने कैप्चर किया था, कहता है कि उसे लोगों के लिए सॉरी फील होता है जिनके पास फिजिकल टाइप सुपर पावर्स नहीं है। टॉम उसे अपनी चेन एबिलिटी से कैप्चर करने के बाद विलन कहता है कि उस तरह की पावर वाले लोग कभी नहीं जानेंगे कि किसी को अपने हाथों से क्रश करने का एक्सिलरेटिंग सेंसेशन क्या है। और जैसे गैंग हू प्रिजनर को पंच करता है, वो सोचता है कि क्या ये यूफोरिया का फीलिंग देना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि ये बस एक एग को अपनी फिस्ट से ब्रेक करने जैसा फील होता है। सॉलिटरी पहुंचकर वो कोड एंटर करता है सेल खोलने के लिए। इनसाइड एक आदमी है और वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि वो सब नॉइस क्या था। मास्क प्रिजनर प्रोटैगोनिस्ट को देखकर कंफर्म करता है कि वही नॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो पूछता है कि कितना टाइम हो गया। ये चिवक फील्डर है जो कैनिबलिज्म और कॉर्प्सेस की डिसिक्रेशन के लिए प्रिजन में है। वो स्टैंड अप होता है और कमेंट करता है कि हीरो को दूसरा जॉब मिल गया, हालांकि उसका फेस अच्छा नहीं लग रहा। फिर गैंग हू उसे चॉइस ऑफर करता है, डिवाइस पहनो या मर जाओ। प्रिजनर अपना मास्क उतारता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो ऐसे मिलेंगे। एक मेमोरी में चीवक एक स्टोन पोस्ट से टाइड है टॉम की चेन से, लेकिन उस मोमेंट गैंग हू कुछ रियलाइज करता है। उसके सिवर्ड हैंड के बगल ब्लड ड्रिपिंग का एक पॉट। चिवक पूछता है कि क्या ये टेस्टी लगता है और 6 स्माइल के साथ कहता है कि वो हाल ही में किल्ड और कुक थे तो डिलिशियस होगा। ये सुनकर गैंग हू कहता है कि विलन उसे कोई चॉइस नहीं छोड़ता। वो पहले ही अपनी पावर एक्टिवेट कर लेता है। उसके कंपेनियंस वरिड लगते हैं और गैंग हू कहता है कि उसे विलन को मारना पड़ेगा, लेकिन कोई उसके नाम से चिल्लाता है, हीरोज की कैप्टन। सैड लुक के साथ वो कहती है नो। गैंग हू अनॉयड होकर दूर चला जाता है। चिवक कमेंट करता है कि वो बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था और हीरोज ने उसे किल करने की बजाय सबड्यू करने का डिसाइड किया। सेल में गैंग हू पहले से ही अपनी पावर एक्टिवेटेड के साथ है और कहता है कि अगर वो डिवाइस चूज नहीं करता तो वो कंसिडर करेगा कि उसने डेथ चुनी है। प्रिजनर गैंग हू से पूछता है कि उसे पता है कि उसने इतने लोगों को क्यों मारा, लेकिन क्विक मूव में प्रोटैगोनिस्ट प्रिजनर का हेड रिप ऑफ करता है और कहता है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक आवाज जारी रखती है। चिवक अभी भी जिंदा है और कहता है कि उसने लोगों को मारा ताकि वो उसे याद रखें। और फिर वो जारी रखता है कि जब वो किसी को मारता है तो वो उनकी लाइफ में सबसे मेमोरेबल पर्सन बन जाता है और अपनी पावर की थैंक्स टू वो इसे यूज कर सकता है विक्टिम्स के टेरिफाइड आइज में अपनी मेमोरी रिकॉर्ड करने के लिए, अपनी हेल्यूसिनेशन पावर यूज करके, ताकि वो उसे डेथ में भी ना भूलें। और प्रूफ ये है कि वो सबको याद करता है। फिर वो गैंग हू से पूछता है कि क्या वो उसे हर एक दिखानी चाहिए, तो चिवक अपनी पावर यूज करने लगता है गर्ल को ब्रिंग करने के लिए, लेकिन रिएक्ट करने से पहले उसका आर्म क्विक ब्लो से कट हिलाता है। जैसे उसका आर्म ब्लीड करता है, गैंग हू सोचता है कि क्या ये इसलिए वो सॉलिटरी प्रिजनर है। वो अपनी एनर्जी से सोर्ड फॉर्म करता है, जबकि कहता है कि वो रियली चिवक के चैटरिंग मुंह को रोकना चाहता है। फिर वो कमेंट करता है कि उसकी पावर गैंग हू के अटैक को डॉज करने के लिए फास्ट नहीं हो सकती। चिवक मरने से पहले प्रोटैगोनिस्ट से पूछता है कि क्या उसे याद है कि उसने अब तक कितने लोगों को मारा। गैंग हू कहता है कि उसे याद नहीं, क्योंकि उसके जैसे ट्रैश याद रखने के लायक नहीं, लेकिन वो सरप्राइज हो जाता है कुछ देखकर। उसके फेलो हीरोज उसके सामने अपीयर होते हैं।
कैप्टन उसे सौरव के साथ देखती है, उसे ना करने को कहती है। गैंगू स्पीचलेस है, उसका कंपेनियन उसके नाम से बुला रहा है और चिवक नर्वस और सैडिस्टिक स्माइल के साथ कहता है कि शायद प्रोटैगोनिस्ट ये याद रखेगा। लेकिन जबकि गैंगू के कंपेनियंस उसके नाम से बुलाते हैं, वो हिचकिचाता नहीं और सिंगल ब्लो से सभी हेल्यूसिनेशंस को कट करता है, जो फिर इमीडिएटली डिसिपेट हो जाते हैं। गैंगू फियर्स लुक के साथ पूछता है कि क्या चीप ट्रिक्स खत्म हो गई। चिवक ये देखकर स्पीचलेस है। फिर वो कहता है कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि गैंगू ने अपने कलीग्स को बिना हिचकिचाहट कट किया। प्रोटैगनिस्ट अप्रोच करता है जबकि एक्सप्लेन करता है कि उसके कंपेनियंस पहले से ही डेड थे, आदमी को फियर से देखते हुए, जैसे गैंगू उसे सिंगल ब्लो से हाफ में कट करता है, जबकि कहता है कि वो सब इल्यूजन्स हैं आखिर। फिर वो कहता है कि वो अब हीरो नहीं बल्कि प्रिजन गार्ड है। च्यूविक फॉलन रिस्पॉन्ड करता है कि वो सिंपल प्रिजन गार्ड नहीं है और अपनी लास्ट ब्रेथ्स में वो कहता है कि गैंगू कुछ नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, एक मॉन्स्टर जो हुआंग से ज्यादा डिफरेंट नहीं। ये सुनकर गैंगू सरप्राइज लगता है। 5th सब लेवल पर हुआंग अभी भी मीट बॉल को हाथ में पकड़े है। वो कहता है कि ग्राउंड पर लेटी गर्ल से एक भी रेजिस्टेंस का एक्ट नहीं था, वो साइलेंट रहती है। हुआंग जानना चाहता है कि गैंगू कब नीचे आएगा और वो सोचता है कि शायद उसे ऊपर जाना चाहिए। बाहर पहले से ही नाइट है। एक माउंटेन के टॉप से 3 लोग प्रिजन में क्या हो रहा है देख रहे हैं। एक आदमी औरत को सिन का निम बुलाता है और पूछता है कि वो कब इंटरवेंशन शुरू करना चाहती हैं, लेकिन वो टैबलेट पर प्रिजन सिक्योरिटी कैमरास देख रही है। जब तक गैंगू अपीयर नहीं होता, उसे देखकर वो हैप्पी है और कहती है कि वो उसका हस्बैंड होगा। आदमी विश्वास नहीं कर पाता जो सुना। फिर सिनका रिपीट करती है कि गैंगू उसका हस्बैंड होगा। कैनिस नाम का आदमी कहता है कि मिसेस सिनका पहले ही हुआंग को अपना हस्बैंड चाहती थी। उसके दूसरे साइड वाली औरत को कार्डो कहते हैं और वो कैनिस से एग्री करती है, कहती है कि इसलिए उन्होंने अटैक लॉन्च किया हुआंग को सेव करने के लिए। कैनिस कहता है कि गैंगू एक हीरो है और ह्यूमन प्रोग्रेस का ऑब्स्टैकल है। देख रही औरत कहती है कि वो हीरो था लेकिन अब लगता नहीं। कैनिस और कार्डो कहते हैं कि उसे सिर्फ एक चुनना है क्योंकि पॉलीगैमी क्राइम है और सिनका अनडिसाइडेड है कि दोनों में से कौन। फिर एक्साइटेड लुक के साथ वो डिसाइड करती है कि वो चुनेंगी जो सर्वाइव करेगा। स्माइल के साथ वो सोचती है कि दोनों में से कौन होगा। सेल में डायरेक्टर अपीयर होती है गैंगू को उसके वर्क पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। फॉलन बॉडीज देखने के बाद वो कमेंट करती है कि उसने टाइम वेस्ट नहीं किया और फर्स्ट फ्लोर को इंस्टेंट में क्लीन कर दिया। फिर वो सजेस्ट करती है कि वो थोड़ा रेस्ट करे क्योंकि प्रिजनर्स एक्सपोनेंशियली ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, लेकिन गैंगू डिनाई करता है। वो इमीडिएटली नीचे जाना चाहता है तो उसे डोर ओपन करने को कहता है। वो एग्री करती है, लेकिन नीचे जाने से पहले शियान का एक फेवरेट आस्क है। वो कहती है कि वो अभी भी सिग्नल्स रिसीव कर रही है क्योंकि लोअर फ्लोर्स पर अभी भी लिविंग गार्ड्स हैं जो सिग्नल सेंड कर रहे हैं, तो उसे हेल्प करने को कहती है ताकि वो अपनी फैमिलीज में रिटर्न कर सकें। गैंगू पूछता है कि क्या शियान जानती है कि हर फ्लोर पर कितने एजेंट्स अलाइव हैं, लेकिन वो कहती है कि एग्जैक्ट नंबर नहीं जानती क्योंकि फर्स्ट फ्लोर के नीचे सभी कम्युनिकेशन डिवाइसेस ब्रोकन हैं एक्सेप्ट 1। एक लोअर फ्लोर पर एक एजेंट ग्राउंड पर क्रॉल करता है। कैमराज और सभी दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस 5th सब लेवल पर वर्किंग है। एजेंट हेल्प के लिए बेगिंग करते हुए स्क्रीम करता है, लेकिन उसके पीछे हुआंग है एक फ्लाइंग वुमन के साथ। विलन बस अपना हाथ उठाता है, फिर गार्ड स्वेल होने लगता है और एक्सप्लोड हो जाता है केचप हर जगह थ्रो करके। शियान कहती है कि वो श्योर है कि कोई चाहता है कि वो देखें क्या हो रहा है नीचे। ये सुनकर गैंगू कहता है कि वो आगे जाएगा। फिर एजेंट्स वार्न करते हैं कि वो डोर ओपन करने को रेडी हैं फर्स्ट सब लेवल की। फिर डायरेक्टर परमिशन ग्रांट करती है। जैसे डोर ओपन होती है वो फिर कहती है कि केयरफुल हो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर्स के प्रिजनर्स की स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, वो हेवन और अर्थ जैसे हैं। लेकिन डोर बेरली ओपन हुई और 2 प्रिजनर्स अचानक अपीयर होकर गैंगू पर ब्लो हिट करते हैं। उनमें से एक उसे इडियट कॉल करता है और दूसरा पूछता है कि क्या फास्टेस्ट विनर है। इमीडिएटली गैंगू को कई प्रिजनर से शूट किया जाने लगता है। वो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे क्योंकि उन्हें पता था कि प्रोटैगनिस्ट वहां आएगा। ये देखकर डायरेक्टर गैंगू के बारे में वरीड है, लेकिन उसके राइट इन फ्रंट एक प्रिजनर अपीयर होता है, कहता है कि उसे खुद के बारे में वरी होना चाहिए क्योंकि उसके पास भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वो कुछ नोटिस करता है जब उसे क्लोज से देखता है। फिर देखकर कि वो गार्ड्स की हेड है, वो उसे नेक से ग्रैब करता है और कहता है कि ये रेयर अपॉर्चुनिटी है। वो कहता है कि वो हमेशा उसका प्रिजम्पटिव लुक उतारना चाहता था और सोचता है कि क्या करे। फिर वो दूसरे प्रिजनर्स को चिल्लाता है, कहता है कि जो भी डायरेक्टर को फर्स्ट कैच करेगा उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन वो जल्दी अपनी स्पीच लूज करता है जब बैक देखता है। सभी प्रिजनर्स ग्राउंड पर डेड थे। वो नहीं समझता क्या हुआ, लेकिन जब ऊपर देखता है गैंगू ऊपर से आ रहा है एनर्जी चार्ज पंच के साथ और फिर सिंगल पंच से वो प्रिजनर को शैटर करता है। इंपैक्ट डायरेक्टर को ग्राउंड पर नॉक करता है। फिर गैंगू वॉर्न करता है। वो कहता है कि उसे नेक्स्ट फ्लोर पर नीचे ना जाए क्योंकि सेफ नहीं है। स्ट्यून अभी भी सिचुएशन से थोड़ी सरप्राइज्ड एग्री करती है, लेकिन जब गैंगू जा रहा है वो उसे कॉल करती है और कहती है कि विलन टोमोकी जिसे टोमा ने कैप्चर किया था वो फर्स्ट सब लेवल पर आइसोलेशन में है। वो कहता है कि उसे पता है और आगे जाता है। इसी बीच फर्स्ट सब लेवल के सॉलिटरी सेल में
प्रिजनर्स गैंगो के ब्लो का बैंग सुनने के बाद सोचने लगते हैं कि प्रिजनर्स एस्केप मैनेज कर पाए, लेकिन एक औरत उन्हें स्टूपिड कॉल करती है और कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं। फिर पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि उनमें से कोई ऐसा है जो इतना बड़ा नॉइस कर सकता है। ये टोमोकी है जो पहले ही 28 हीरोज को मार चुकी है। वो कहती है कि उसने प्रिजनर्स को स्टे करने को कहा था, लेकिन वो नहीं माने। वो एक फॉर्मर हीरोइन है जो मानती है कि वो विलन्स बने क्योंकि वो अपने हेड से थिंक नहीं करते। अचानक एक बड़ा गाय उसे बिच कॉल करता है। वो पूछता है कि क्या वो मरना चाहती है, लेकिन वो इंटिमिडेटेड नहीं होती और क्वेश्चन करती है कि क्या उसे लगता है कि वो उसे मार सकता है। टोमोकी कहती है कि वहाँ सब सिटीजन्स को मारने के लिए प्रिजन में हैं और पूछती है कि क्या उन्होंने कभी सुपर पावर्स वाले को मारा है। फिर पूछती है कि क्या उन्होंने कभी सुपर पावर से फाइट की, लेकिन सोचती है नहीं, क्योंकि अगर फाइट की होती तो वो यहाँ नहीं होते। बड़ा गाय फिर कहता है कि वो एक स्पेशल एबिलिटी वाले पर्सन को मारने वाला है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन टोमोकी के सिंगल ब्लो से वो हाफ में कट जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो किल करना चाहता है या डाई, क्योंकि उसने हीरोइन के तौर पर काउंटलेस विलन्स कैप्चर किए, तो उसने लर्न टू फाइट अगेंस्ट पीपल विद सुपर पावर्स और इसी नॉलेज से उसने कई हीरोज मारे। फिर वो कहती है कि वो उन्हें टीच करेगी। अगर वो जॉइंट फोर्सेस करें तो वो बताएगी कि स्पेशल एबिलिटीज वाले पर्सन को कैसे हंट करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो गैंजू की एबिलिटीज के बारे में जानती है। प्रिजनर सरप्राइज हो जाते हैं ये सुनकर कि वो प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटीज जानती है। फिर वो पूछते हैं कि वो कैसे जानती है। टोमोकी कहती है कि उसके पास लॉन्ग करियर हीरोइन के तौर पर था और इसलिए मोस्ट इन्फो का गुड नोशन है। एक प्रिजनर पूछता है कि क्या डिफरेंस बनाता है। वो कहता है कि गैंजू इक्वालिटी ग्रुप का पार्ट था जो सिर्फ फर्स्ट क्लास हीरो से बना था और वो थर्ड क्लास हीरो लीचर से डिफरेंट है। ये सुनकर टोमोकी हंसती है। फिर वो कहती है कि लोसा इक्वालिटी की लीडर बनने के बाद हीरो इंडस्ट्री में रिफॉर्म्स हुए। उसने हीरो का मीनिंग रीडिफाइन किया और उन्हें विलन्स मारने से फॉरबिड किया। एडिशन में वो अक्सर टीम सेटअप करती थी, ट्रेन टुगेदर, और फाइनली हीरो क्लासिफिकेशन सिस्टम को एबॉलिश किया। टोमोकी फिर कहती है कि जब गैंजो इक्वालिटी का मेंबर बना तब सिस्टम एबॉलिश हो चुका था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इन होगा, क्योंकि उसके पास कोई नोटेबल अचीवमेंट्स नहीं थे और यहां तक कि रूमर्स थे कि उसके पास पावरफुल कनेक्शंस थे। प्रिजनर कहता है कि उसने कभी गैंजू को फाइट करते नहीं देखा, लेकिन शॉर्ट टाइम से जो उसने फर्स्ट फ्लोर क्लीन करने में लिया वो कम से कम सेकंड क्लास हीरो या उनसे ऊपर लेवल का होना चाहिए। टोमोकी कहती है कि फर्स्ट फ्लोर रिफ्रैप से भरा था। वो कहती है कि यहां तक कि वो आसानी से ऊपर के प्रिजनर्स को एलिमिनेट कर सकते थे। उस फ्लोर पे सभी प्रिजनर्स ने 1000 से ज्यादा लोगों को मारा था, हर एक ने, और सबसे ज्यादा मर्डर्स वाला वो है जो टोमोकी से बात कर रहा है। फिर वो कहती है कि वो नहीं कह रही कि गैंजू वीक है, क्योंकि वो सर्टेनली स्ट्रांग है, लेकिन वो उसकी वीकनेस जानती है और इसलिए गारंटी देती है कि वो उसे हंट कर सकते हैं। स्पीच पूछता है कि क्या वो श्योर है उसकी वीकनेस के बारे में। वो फिर पूछती है कि क्या उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन है। नेक्स्ट वो पूछती है कि क्या करने वाले हैं, क्योंकि एनिमी अप्रोच कर रहा है। प्रिजनर्स उसके साथ ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं। स्पीच साइलेंट रहता है जब तक टोमोकी पूछती है कि क्या वो भी जाएगा। वो भी ज्वाइन करने का डिसाइड करता है और पूछता है कि प्लान क्या होगा। सदियों पहले जब सुपर पावर्स ह्यूमंस में अपीयर हुए, रिसर्चर्स ने उन्हें 3 मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। बॉडी को ट्रांसफॉर्म या स्ट्रेंथन करने की एबिलिटी को फिजिकल टाइप कहा जाता है। कुछ ना कुछ से क्रिएट करने की एबिलिटी क्रिएशन टाइप सुपर पावर है, और जो दूसरे कैटेगरीज में नहीं आते वो स्पेशल टाइप हैं। प्रिजन में प्रिजनर्स उसे घूर रहे हैं और वहां गैंजू कामली वॉक कर रहा है। एक ब्लू रे प्रिजनर्स को आंखों से इंटरकनेक्ट करती है। ये टोमोकी की एबिलिटी है जो ब्रेन वेव से कम्युनिकेशन अलाउ करती है, जो उन्हें दूसरे प्रिजनर्स क्या देख रहे हैं वो देखने अलाउ करती है। वो जानती है कि गैंजू की सुपर पावर फिजिकल टाइप है जैसे उसके। टोमोकी याद करती है जब उसे पता चला कि उसने उसकी वीकनेस डिस्कवर की जब वो हीरोइन थी और उसे ट्रेनिंग करते देखा। वो एक ट्रेनिंग रोबोट यूज कर रहा था। एक रोबोट कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए बना। बैक इन प्रिजन गैंजो फिर 2 ऑप्शंस ऑफर करता है, या तो सप्रेशन डिवाइसेस पहनो या मर जाओ। लेकिन एक पर्पल रे उसकी सेल के इनसाइड से शाइन करने लगती है और एक शॉट उसे हिट करता है, ठीक ट्रेनिंग विद रोबोट जैसे। टोमोकी प्रिजनर से कहती है कि सेल डोर्स को शील्ड के तौर पर यूज करें ताकि क्रिएशन स्पेशल एबिलिटीज वाले डिस्टेंस से अटैक कर सकें। शॉट्स की एक सीक्वेंस फायर होगी। स्पीच कहता है कि प्रोटैगनिस्ट बस ब्लोज ले रहा है जैसे टोमोकी ने कहा था। वो जानती थी कि गैंजो अटैक्स को डॉज न करने का रीजन है। रीजन ये है क्योंकि उसके लिए डॉज करना वर्थ नहीं था। तो इस बारे में सोचकर टोमोकी ने लॉन्ग रेंज अटैक्स में एक चीज ऐड की और अचानक गैंजू सरप्राइज हो जाता है। कई सप्रेशन डिवाइसेस लॉन्ग रेंज अटैक से उसे अटैच हो जाती हैं। फार से एक गाय अपनी एबिलिटी यूज करके डिवाइसेस को फिक्स करता है। प्लान सक्सेस लगता है। पहले टोमोकी ने प्रिजनर्स को गार्ड्स की कॉप से सर्च करने भेजा डिवाइसेस के लिए। स्पीच कहता है कि वो फर्स्ट सब लेवल के डिवाइसेस हैं और पूछता है कि क्या वो उसके पर काम करेंगे।
लेकिन तोमोकी कहती है कि 10 ऐसे सेकंड क्लास हीरो को सप्रेस करने के लिए काफ़ी हैं और 15 फर्स्ट क्लास के लिए। फिर वो ये टास्क मिलियन को देती है, जिसके पास ऑब्जेक्ट को टारगेट से अटैच करने की पावर है। नेक्स्ट वो कहती है कि जस्ट टू बी सेफ वो 30 डिवाइसेस अटैच करेंगे। गैंजू नेक, आर्म्स और लेग्स पर डिवाइसेस से फुल है। ये देखकर प्रिजनर्स एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तोमोकी की स्ट्रैटेजी में 3 मिस्टेक्स थे। डिवाइसेस ब्रेक होने लगते हैं, वो फर्स्ट मिस्टेक थी। सेकंड्स में गैंजू रिलीज हो जाता है। प्रिजनर्स बिना रिएक्शन के थे और राइट आफ्टर वो कई प्रिजनर्स को एयर में पंच करता है। डिवाइसेस काम नहीं किए क्योंकि गैंजू की स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास हीरो से बहुत ज्यादा है। स्पीच रिपोर्ट करता है कि सभी डिवाइसेस डिस्ट्रॉय हो गए, जबकि तोमोकी स्पीचलेस है। अटैक के बाद सर्वाइविंग प्रिजनर्स रन करने लगते हैं और तोमोकी मैसेज पास करती है नेक्स्ट स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने का। फिर कोई गैंजू को कहता है कि मूव ना करे। एक प्रिजनर एक एजेंट को होस्टेज के तौर पर यूज कर रहा है और थ्रेटन करता है कि अगर प्रोटैगनिस्ट मूव करेगा तो उसे मार देगा। दूसरे प्रिजनर्स भी 2 और होस्टेजेस होल्ड कर रहे हैं, जबकि नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात खत्म करने से पहले गैंजू अपनी एबिलिटी यूज करता है और एक रे लॉन्च करता है जो प्रिजनर्स को पियर्स करता है, उन्हें किल करके और गार्ड्स को फ्री करके सेकंड्स में। वो सेकंड मिस्टेक थी। डिस्पाइट गैंजू की पावर फिजिकल टाइप होने के, वो स्पेशल टाइप भी है। और थर्ड फेलियर भी था। प्रिजनर्स में से एक प्रोटैगनिस्ट को कॉल करता है, कहता है कि वो कंट्रोल डिवाइस वापस पहनेगा और फिर अपनी लाइफ स्पेयर करने को कहता है, लेकिन गैंजू उसे किल करता है बात खत्म होने से पहले। ये तोमिको की थर्ड मिस्टेक थी कि स्ट्रैटेजी यूज करने की कोशिश की किसी ऐसे के लिए जिस पर वो स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होती। गैंजू अपनी पावर यूज करता है सभी अराउंड प्रिजनर्स को अटैक करने के लिए, यहां तक कि जो दूर हैं। फिर एनॉयड लुक के साथ कहता है कि बहुत लेट हो गया। फार से स्पीच ब्रेन वेव से घिर रहा था। ये देखकर वो फ्राइटेंड हो जाता है। डेस्प्लेट और तोमोकी से पूछता है कि क्या कोई और प्लान है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है और बिलीव नहीं करती जो हुआ। वो चिल्लाता है कि उसे उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए था, लेकिन तोमोकी क्वेश्चन करती है कि क्यों डिवाइसेस काम नहीं किए, भले ही 30 थे। स्पीच कहता है कि वो कंट्रोलर पहनेगा और वो उसे शटअप करने को कहती है। फिर वो गुस्सा हो जाती है और उसके चेस्ट को एक अटैक से पियर्स करती है। फिर वो पूछने लगती है कि वो सोचता कौन है खुद को कि वॉइस रेज करे, क्योंकि वो साथ हैं तो समान लेवल पर नहीं है। स्पीच को किल करने के बाद वो कमेंट करती है कि उसके पास फर्स्ट क्लास हीरो को कंटेन करने के लिए काफी से ज्यादा था, लेकिन वो सब ब्रेक कर पाया। और फ्राइटेंड वो सोचती है कि वो फ्रंट लाइन पर क्यों नहीं फाइट किया जबकि इतना स्ट्रांग है। कुछ भी सेंस नहीं बनाता है उसके लिए। अचानक एक नॉइज होता है। एक पेनिटेंशियरी एजेंट क्रॉलिंग कर रहा था। नोटिसिंग कि वो देखा गया, वो डेस्परेटली क्राई करने लगता है हेल्प बैक करते हुए। फिर वो अपना आर्म उठाता है उसे अटैक करने वाला, लेकिन उसका हाथ कट जाता है। उसे समझने में टाइम लगता है और उसके पीछे गैंजू है। शुरू में वो उसे हीरोइन कॉल करता है, लेकिन जल्द ही करेक्ट करता है और प्रिजनर कॉल करता है। फिर पूछता है कि क्या उसके पास कोई लास्ट वर्ड्स हैं। वुमेन नर्वसली हंसने लगती है क्योंकि वो जानती है कि वो ट्रबल में है। गैंजो पूछता है कि क्या वो उसके लास्ट वर्ड्स हैं, लेकिन वो पूछती है कि क्या ये ट्रू है कि वो इक्वालिटी का सिर्फ अलाइव हीरो है। जब वो कंफर्म करता है, वो चकल करती है और फिर पूछती है कि तोमे भी डाई हो गई, लेकिन गैंजो साइलेंट रहता है। इससे तोमिको को कंफर्मेशन मिलता है कि तोमी रियली डाई हो गई। वो कमेंट करती है कि उसने अपनी सिली लिटिल सिस्टर को कहा था कि हीरोइन ना बने। फिर कहती है कि वो बिलीव नहीं कर सकती कि उसने इतने लोगों को किल किया इक्वालिटी का पार्ट होने के, जबकि और पूछती है कि क्या दूसरे हीरोज को पता है। वो प्रोवोक करने की कोशिश करती है, कहती है कि वो जानता है कि लोसा ने हीरो इंडस्ट्री चेंज करने की कोशिश की, लेकिन सोचती है कि क्या वो सैड नहीं होगी जानकर कि उसने सारा वर्क अंडू कर दिया। गैंजू उसे थोड़ी देर घूरता है और कहता है कि उसके लास्ट वर्ड्स बहुत लॉन्ग थे। कुछ टाइम पहले जब तोमो की हीरोइन बनी तो उसे लगा कि हीरो इंडस्ट्री में कुछ गलत है। वो विलेंस को हर्ट करते थे और ये इम्यूनिटी देता था भले ही सिटीजन्स प्रोसेस में मारे जाएं, और वो लॉ से ऊपर थे। एक एली में एक थगा एक गर्ल को होल्ड करता है, नाइफ उसके नेक पर पॉइंट करके। जब एक हीरो अराइव करता है, वो हीरो को चिल्लाता है कि मूव ना करे, लेकिन सिंगल अटैक में क्रिमिनल हाफ में कट जाता है जो गर्ल को भी किल कर देता है। जबकि एक हीरो मैलिशियस स्माइल देता है और कहता है मिशन अकम्प्लिश्ड। तोमोकी को ब्लिश कहा जाता था एक सिंपल रीजन के लिए। वो अपनी यंगर सिस्टर के साथ हैंड इन हैंड वॉक कर रही थी, जो कहती थी कि वो हमेशा उसकी हेल्प करती है। वो गर्ल तोमे थी जो कहती थी कि वो बहुत इनक्रेडिबल है, ठीक हीरो जैसे। तोमे के पास कोई सुपर पावर नहीं थी और वो अपनी सिस्टर पर बहुत डिपेंड करती थी। लेकिन तोमिको के माइंड में भी कहीं सब कुछ ट्विस्टेड था, क्योंकि वो तोमी से अग्री करती थी, कहती थी कि वो रियली इनक्रेडिबल है, थोड़े एरोगेंट टोन के साथ। उसके पास हीरोइन का जॉब था, लोगों को सेव करने का जॉब था, लेकिन प्राउड फील करने की बजाय वो इसलिए फील करती थी सुपीरियॉरिटी का सेंस दूसरों पर। तोमिको अपनी एक्टिविटीज जारी रखती रही जब तक उसने मिशन में पहली बार एक विलन को किल नहीं कर दिया, उसके फर्स्ट मर्डर पर। उसके लाइफ में पहली बार उसे एक ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी फील हुआ जो पहले कभी नहीं फील किया था।
टोमिको रियलाइज करती है कि उसके लिए लोगों को किल करना एक्सिलरेटिंग था। उसके बाद वो किसी को भी इनडिस्क्रिमिनेटली किल करने से नहीं रुकी, चाहे विलन हो या सिटीजन, और यहां तक कि हीरोज। लेकिन टोमिको का फेवरेट टाइप ऑफ मर्डर उसके वीकर कॉलीग्स को किल करना था। उसे सरप्राइज का एक्सप्रेशन और बिट्रेयल का फीलिंग पसंद था, इतना कि वो उस सेंसेशन के डिलाइट में लॉस्ट हो जाती। भाई, जब अपना कोई कोलीग गिड़गिड़ाहट करता है जिंदगी के लिए, वो एक्सप्रेशन देख के टोमोकी को अलग ही हाई मिलता था। वो फीलिंग उसे कभी बोर नहीं करता था। लेकिन यार, कोई भी क्राइम बिना सजा के नहीं चलता। टोमोकी को शक हुआ जब उसकी छोटी बहन रात को देर से घर आई, खून की स्मेल के साथ। तो एक दिन उसने डिसाइड किया कि बहन का पीछा करे, और एक अंधेरी गली में उसने देखा एक मर्डर सीन जिसका विलन थी उसकी बड़ी बहन टोमोन, यानी छोटी बहन। ये देख के दंग रह गई। टोमोकी बोलती है, मैंने कहा था ना इतनी रात को घर से निकलना नहीं। फिर वो सडिस्टिक स्माइल के साथ बोलती है, कोई चांस नहीं है क्या टोमी मेरे साथ ज्वाइन करेगी? छोटी बहन को यकीन नहीं होता जो उसने सुना, और टोमोकी कहती है, ठीक है मैं अकेली करूंगी। लेकिन टोमी चीख पड़ती है और अचानक कहीं से चेन्स निकली जो टोमोकी के हाथ को रोक लेती हैं। टोमी ने अपनी एबिलिटी जागृत कर दी। ये था उसका पहला काम एज अ फ्यूचर हीरोइन। उस दिन के बाद टोमी हीरोइन बन गई और अपनी बहन जो अब विलेन थी का पीछा करती रही। एक दिन फाइनली उसने टोमोकी को पकड़ लिया। जब पकड़ी गई, टोमोकी बोलती है, अब तो मुझे बहन नहीं बोलती, ये बड़ा सैड है। फिर वो कहती है कि उसकी पावर और स्ट्रांग हो गई है, लेकिन ये और भी सैड है क्योंकि उसकी पावर फिजिकल टाइप नहीं है। वो बोलती है जिन लोगों के पास फिजिकल एबिलिटीज नहीं, वो सच में बेचारे होते हैं। लेकिन टोमी चुप रहती है। तभी टोमोकी कहती है कि वो कभी नहीं समझेंगे कि लोगों को डायरेक्ट क्रश करने का थ्रिल कैसा होता है। और फिर वो बोलती है, मेरी छोटी बहन मुझे कभी नहीं समझेगी। लेकिन टोमी कहती है, मेरी कोई ऐसी बहन थी ही नहीं। बैक इन द सेल टोमोकी पूछती है, क्या मेरी बहन बिना सफरिंग के मरी? तब गेंजू बताता है, जब वो हुआन के खिलाफ बैटल में गिरी वो दर्द में थी और अपने लास्ट वर्ड्स में उसने अपनी बहन से सेव करने को कहा। गेंजू कहता है कि टोमी अपनी बड़ी बहन को ढूंढते हुए मरी। टोमोकी बोलती है, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। फिर वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करती है और कहती है कि ये सुन के उसे और बुरा लगा। बोलते ही वो अटैक पे चली जाती है। प्रोटैगनिस्ट एकदम सेरीम रहता है और जब वो ब्लेड से उस पे हिट करती है, उसके सामने ही वो डिसअपियर हो जाता है और उसके पीछे रीअपियर हो जाता है। टोमोकी टाइम पे रिएक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गेंजू एक किक लगाता है जिससे वो वॉल पे जा गिरती है। इंपैक्ट से ढेर सारी धूल उड़ती है, लेकिन गेंजू वहीं खड़ा रहता है। फिर धूल के अंदर से टोमोकी निकलती है दूसरा अटैक के साथ, लेकिन गेंजू उसके स्टमक पे काउंटर अटैक पंच मारता है जिससे वो खून उगलती है और जमीन पे घुटनों के बल गिर जाती है। उसकी एबिलिटी भी डीएक्टिवेट हो जाती है। गेंजू कहता है कि भले ही वो डेथ रो पे है, उससे दुख है कि उसे अपने टीममेट के फैमिली मेंबर को मारना पड़ रहा है। ये सुन के टोमोकी होपफुल लुक के साथ पूछती है, क्या तुम मुझे स्पेयर कर सकता है? वो अपना सर झुकाती है और कहती है, तू तो हीरो है। लेकिन गेंजू बोलता है, मैं अब हीरो नहीं रहा। फिर भी वो गिड़गिड़ाती है। उसे स्पेयर करने के लिए उसका लेग पकड़ के कहती है, मुझे मरना नहीं है। ये सुन के वो बोलता है कि ऐसी सिचुएशन तो उसने कई बार देखी होगी। फिर पूछता है, जिन्होंने तुझसे माफी मांगी उनका क्या किया तूने? टोमोकी रोती हुई एक नर्वस लाफ निकालती है देख के कि कोई रास्ता नहीं है। फिर गेंजू फाइनल ब्लो देता है और उसकी प्रिजनर्स के साथ फाइट का साउंड पूरे प्रिजन को हिला देता है। बाहर भी कनास और काटो ये बैंक सुनते हैं। इस साउंड ने किसी को लव में डाला, किसी को डर दिया और कुछ के लिए एक्सपेक्टेशन और बढ़ा दी। लास्ट फ्लोर पे हुआन एक्साइटेड हो जाता है और डिसाइड करता है कि अब और वेट नहीं कर सकता। तभी उसे एक ब्लो लगता है जो उसे दूर फेंक देता है, इतना कि गेंजू के भाई से चुराई हुई हैट भी उड़ जाती है। हुआन इस अटैक से शॉक्ड है। कोई आता है और पूछता है कि बोर्ड हो क्या? एक बूढ़ा आदमी नाम किंगस्टन हुआन से पूछता है, क्या हुआन चाहता है ग्रैंडपा उसके साथ खेले? लड़का एक्साइटेड हो जाता है और उसे स्कैरी ग्रैंडपा बुलाता है। बूढ़ा आदमी स्माइल करता और कहता है कि मैं तो बस एक काइंड और फ्रेंडली ग्रैंडपा हूं जो बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। कंट्रोल रूम में दो एजेंट्स डायरेक्टर को बुलाते हैं और 5th सब लेवल के कैमरा पे देखने को कहते हैं। वो किंगस्टन और हुआन के एनकाउंटर से अलर्ट है, लेकिन डायरेक्टर कहती है कि ये तो गुड थिंग है, मतलब एक तो मरेगा। वो होप करती है कि किंगस्टन जीते क्योंकि वो हुआन जैसा डेंजरस नहीं है, लेकिन उसे कुछ स्ट्रेंज लगता है। फिर वो सोचती है कि ये लड़का उस औरत को एयर में क्यों रखे हुए है। साइकोपैथ पूछता है, क्या बूढ़ा उसके साथ खेलेगा? और किंगस्टन कहता है कि वो खेलेगा, लेकिन लड़का कहता है कि उसका मन नहीं है। बूढ़ा कहता है कि उसे बड़ा मजा आएगा उसके साथ खेलने में। किंगस्टन था पहला क्रिमिनल जो रेकलेस में इंप्रिजन हुआ, लेकिन 4th और 5th लेवल के बाकी प्रिजनर्स जिन्होंने मिलियंस को मारा, इसने सिर्फ 3 को मारा। इसका पहला विक्टिम था विलन काराकैस, जो उस टाइम का सबसे पावरफुल था। बाकी 2 विक्टिम्स थे क्लार्क और हाइलो, उस टाइम के सबसे पावरफुल हीरो। किंगस्टन कहीं से आया और दुनिया के 3 मोस्ट पावरफुल लोगों को ऐसे ही मार दिया। उसने सोचा कि क्या ये उसे अब स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनाता है। फिर उसने कहा कि ये डिसअपॉइंटिंग था और गवर्नमेंट को अपने आप अरेस्ट करने दिया। वो दुनिया के लिए थ्रेट था, लेकिन 3 लोग मारने के बाद सरेंडर कर दिया और गवर्नमेंट और हीरो एसोसिएशन के बीच क्लैश की वजह से उसकी एग्जीक्यूशन 30 इयर्स तक पोस्टपोन हो गई। हुआन इंसिस्टेंस के बाद अग्री करता है। अपनी एबिलिटी से कॉर्प्सेस मूव करने लगते हैं और उसके अराउंड फ्लोट करने लगते हैं। फिर वो उन्हें मीट बॉल्स में बदल देता है। तो वो कहता है कि थोड़ी सी खेल सकते हैं और मीट बॉल्स बूढ़े पे शूट करना शुरू करता है, लेकिन वो इमोबाइल रहता है। फिर बुढ़ा एक जेंटल हैंड मूवमेंट से एक मीट बॉल पकड़ता है और उसे दूसरी डायरेक्शन में फेंक देता है और ये अब्सर्ड स्पीड से रिपीट करता है। सेकंड्स में सारे मीट बॉल्स उसके पीछे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो उसके थ्रू पास हो गए।
हुआन इंडिफरेंट लुक देता है और बुढ़ा थोड़ी सी स्माइल देता है। वो कहता है कि उसे लगा था लड़का टेलीकिनेसिस यूज करता है, लेकिन अटैक के स्टाइल से रियलाइज करता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो पूछता है कि क्या उसके पास कोई और अटैक है, लेकिन हुआन कहता है कि उसने माइंड चेंज कर लिया और कहता है कि बुढ़े के साथ खेलना फन नहीं लगता, क्योंकि किसी ऐसे को मारने का क्या मतलब जो वैसे भी बुढ़ापे से मरने वाला है। किंगस्टन लड़के को एरोगेंट कहता है और बोलता है कि उसने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो खुद को सबसे बड़ा समझते हैं। वो अपना फुट जमीन पे प्लांट करता है और एक पुश से फ्लोर को कई पीसेस में तोड़ देता है। बुढ़ा कहता है कि ऐसे बिहेव करने से ईगो हम पे हावी हो जाता है। कंट्रोल रूम में एक ड्रामेटिक एजेंट डर जाता है जब ट्रेमर फील करता है और कहता है कि बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है। डायरेक्टर कहती है कि ये बिल्डिंग फर्स्ट क्लास हीरोज के पावर से भी नहीं टूट सकती, क्योंकि इसमें 20 लेयर्स स्पेशल वॉल्स हैं। लेकिन सब लेवल पे किंगस्टन कहता है कि वो लड़के को मैनर्स सिखाएगा और एक जंप से व्यू से गायब हो जाता है। हुआन इंट्रीग्ड है, लेकिन अचानक रियलाइज करता है कि बुढ़ा उसके फेस पे फ्लाइंग किक मारने वाला है। वो इंचेस के फासले पे आता है और एक और बैंग होता है ब्लो के इम्पैक्ट से। पूरा प्रिजन हिलता है और डायरेक्टर एजेंट के ड्रामा से तंग आ जाती है। गंजू भी ये बैंग फील करता है। जियान पूछती है कि फाइट में कौन जीता, और एजेंट कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। सब लेवल पे हुआन शॉक्ड लुक देता है। फिर एजेंट इन्फॉर्म करता है कि किंगस्टन ने सारी वॉल्स तोड़ दी। ये सुन के डायरेक्टर कहती है कि अब तो गए काम से। हुआन कहता है कि वो एक लिविंग ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म जैसा है और पूछता है कि उसने कितनी वॉल्स तोड़ी। वो किंगस्टन को फॉलो करने के बारे में सोचता भी है, लेकिन उसके पीछे कोई बोलता है, बुढ़े के पीछे क्यों जाना? एक औरत स्माइल करती है। ये वही है जो प्रिजन के बाहर से देख रही थी। वो कहती है कि हुआन के लिए यहाँ रुकना और उससे बात करना ज़्यादा फन होगा। डायरेक्टर को यकीन नहीं होता जो वो देखती है। हुआन औरत से पूछता है कि वो कौन है, और सिंह का जवाब देती है कि अगर वो बात करेगा तो उसके बारे में ज़्यादा जान जाएगा। कंट्रोल रूम से डायरेक्टर सोचती है कि ये औरत कौन है और 5th सब लेवल पे कैसे पहुंची, लेकिन बात आगे बढ़ने से पहले सिंह का कैमरा की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि व्यूअर्स जा सकते हैं, फिर ट्रांसमिशन ऑफ कर देती है। डायरेक्टर बड़ी इरिटेटेड है। इस बीच गंजू एक और डोर पे पहुंचता है। वो अनाउंस करता है कि उसने फर्स्ट सब लेवल क्लियर कर दिया है और डायरेक्टर से सेकंड सब लेवल के गेट्स खोलने को कहता है। डायरेक्टर बोलने की कोशिश करती है। वो उसे वेट करने को कहती है, लेकिन सिग्नल इंटरप्ट हो जाता है। गंजू कहता है कि अंडरग्राउंड फ्लोर्स में सिग्नल खराब होगा और फिर डोर्स खुद से हाथ से खोलता है, बिना किसी एफर्ट के। जब गंजू स्टेयर्स से नीचे उतरता है, उसे फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट सब लेवल से कुछ डिफरेंट लगता है। वहां हर जगह खून की स्मेल थी, लेकिन सेकंड सब लेवल पे कोई स्टेंच नहीं थी। इनफैक्ट वहां कोई भी नहीं था, एक भी कॉर्प्स नजर नहीं आई। सब कुछ एकदम क्लीन था। तब तक उसे एक स्क्रीम सुनाई देती है। एक लड़की प्रिजन गार्ड यूनिफॉर्म में 2 मॉन्स्टर से भाग रही है। लगता है जैसे वो उसे खा जाना चाहते हैं, और वो चिल्लाती है कि वो दूर रहे। तब तक वो गंजू को नोटिस करती है और हेल्प मांगती है। उसी मोमेंट उसके पीछे एक मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ फायर करने वाला होता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट के सिंगल ब्लो से वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लड़की जमीन पे घुटनों के बल गिर जाती है और सरप्राइज्ड है। गंजू पूछता है कि वो ठीक है क्या, लेकिन लड़की दौड़ के उसे हक करती है और उसे गैंगहो बुलाती है। वो कहती कि उसे लगा वो 5th सब लेवल पे है और पूछती है कि उसने कभी बताया क्यों नहीं कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे अपने से दूर करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो गैंगहो नहीं, उसका भाई है। लड़की शॉक्ड है ये देख के कि ये हीरो गंजू है। फिर वो पूछती है कि वो गार्ड यूनिफॉर्म में यहाँ क्या कर रहा है। गंजू कहता है कि वो उसके भाई का कलीग होगी, लेकिन यहाँ सेफ नहीं है। लेकिन वो उसे करेक्ट करती है और ब्रदर इन लॉ बुलाती है। वो सरप्राइज्ड है। फिर वो कहती है कि ये उनकी पहली मुलाकात है। लड़की अपना इंट्रो देती है कि वो उनकी सिस्टर इन लॉ बनने वाली है और कहती है कि दोनों एक जैसे लगते हैं। गंजू स्पीचलेस है। इस बीच सेकंड सब लेवल के सॉलिटरी में एक आवाज मेल को बुलाती है। एक बंदा कमेंट करता है कि बाहर कोई है। वो अग्री करता है, फिर सोचता है कि इस स्ट्रेंजर ने अपनी लाइफ में कितने सिंस किए होंगे। मेल फिर कहती है कि स्ट्रेंजर ने उसके डॉग्स को मार दिया। फिर मेल जवाब देती है कि वो स्ट्रेंजर को हेल्प भेज देंगे। गैंगहो का कलीग कहती है कि उसने गंजू को सिर्फ फोटोज में देखा था। वो कमेंट करती है कि प्रोटैगनिस्ट असल में बहुत ज़्यादा हैंडसम लगता है और अपना इंट्रो होंग जे के तौर पे देती है। गंजू कहता है कि उसके भाई ने बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन कभी शादी की बात नहीं की। होंग थोड़ी एम्बैरेस्ड होती है और अपने बेली की तरफ पॉइंट करके कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड हो जाता है। वो कहती है कि उन्हें ये कुछ दिन पहले पता चला। गैंगहो प्लान कर रहा था कि होंग की एग्जीक्यूशन के बाद प्रोटैगनिस्ट को बताए। गंजू पूछता है कि क्या ये सच है, तो होंग कंफर्म करती है और पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है नहीं, लेकिन पेन्ड लुक देता है। वो पूछती है कि वो यूनिफॉर्म में यहाँ क्यों है। गैंगहो जवाब देता है कि उसे स्पेशल एजेंट के तौर पे हायर किया गया है रुकुला के सारे प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। होंग शॉक्ड है और पूछती है कि वो एग्जीक्यूशंस क्यों कर रहा है, और जब उसे रियलाइज होता है कि उसे नहीं पता क्या हुआ, वो एक्सप्लेन करना शुरू करता है। स्टोरी सुनने के बाद होंग शॉक्ड है। गंजू कहता है कि वो अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि अटैक किसने किया।
वो गैंगहो के बारे में पूछती है क्योंकि वो 5th सब लेवल पे एग्जीक्यूशन के लिए था। गंजू बोलना शुरू करता है लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ के चेहरे पे कंसर्न देख के वो बोल नहीं पाता, तो वो कहता है कि 5th सब लेवल से कोई सिग्नल्स भेज रहा है। होंग ये सुन के रिलीव्ड हो जाती है। फिर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि वो उसे अपर फ्लोर्स पे ले जाएगा, लेकिन वो कहती है कि वो यहीं रहेगी क्योंकि वो उसकी हेल्प कर सकती है नीचे जाने में। फिर वो पूछता है कि उसे क्या लगा कि वो ऐसा सोच रही है। होंग रिवील करती है कि उसके पास एबिलिटी है कि वो किसी को देख के उसकी मेमोरी रीड कर सकती है, लेकिन जल्दी ही वो प्रोटैगनिस्ट को बोलती है कि टेंशन ना ले क्योंकि उसने उसके थॉट्स नहीं पढ़े। वो एक्सप्लेन करती है कि वो अपनी एबिलिटी यूज करती है प्रिजनर्स को साइकियाट्रिक हेल्प देने के लिए, ये पता करने के लिए कि वो सच में गिल्टी है या नहीं। गंजू पूछता है कि ये उसकी क्या हेल्प करेगा। फिर वो कहती है कि पूरा 2nd सब लेवल मियो और माल के कंट्रोल में है, 2 सिबलिंग्स जो सॉलिटरी में है और स्पेशल और क्रिएशन टाइप पावर्स रखते हैं। उनके पास एबिलिटी है क्रिएचर्स समन करने की, और जब वो किसी के हार्ट को हिट करते हैं तो विक्टिम पपेट बन जाता है। 2nd सब लेवल के सारे प्रिजनर्स उनके पपेट्स बन गए हैं, लेकिन गंजू कहता है कि उसे ये इन्फो पहले से पता है क्योंकि वो मैंगो के डिसाइपल्स थे। तो वो कहता है कि उसे उनके बारे में इन्फो की जरूरत नहीं और उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन वो फिर रिफ्यूज करती है क्योंकि सिबलिंग्स के कुछ पपेट्स पेनिटेंशियरी एजेंट्स हैं। वो कहती है कि प्रोटैगनिस्ट एजेंट्स और प्रिजनर्स में डिफरेंस नहीं कर पाएगा क्योंकि सब पपेट्स बन गए हैं, लेकिन वो मेमोरीज यूज करके उन्हें आइडेंटिफाई कर सकती है। गंजू इसमें कोई पॉइंट नहीं देखता है क्योंकि उसे लगता है कि पपेट्स बनने के बाद वो ऑलरेडी डेड है, लेकिन होंग कहती है कि वो अभी भी अलाइव हैं और सिबलिंग्स के पावर से फ्री होने के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ब्रदर्स ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो उसे ट्राई करने को कहती है। वो श्योर है कि वो उन्हें कन्विंस कर सकती है। गंजू उसकी और बच्चों की सेफ्टी के लिए वरीड है, लेकिन नो मैटर। वो कहती है कि फ्यूचर मदर होने से पहले वो एक प्रिजन ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है। गंजू को अपना भाई याद आता है। थोड़ी सोचने के बाद वो अग्री करता है। वो अपनी पावर यूज करता है जिससे एक एनर्जी होंग के अराउंड घूमने लगती है। वो स्टार्टल्ड हो जाती है और प्रोटैगनिस्ट की एबिलिटी उसे एयर में लिफ्ट करती है। एक स्फीयर उसके अराउंड फॉर्म होती है और फिर होंग पूछती है कि ये क्या है। गंजू एक्सप्लेन करता है कि उसकी पावर उसे किसी भी डेंजरस सिचुएशन से सेफ रखेगी। वो इसे स्ट्रेंज लगता है और होप करती है कि इसका उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वो आगे बढ़ते हैं जब तक उन्हें कई क्रिएचर्स हेलोस के साथ नहीं मिल जाते। होंग कहती है कि ये मियो की पावर है और प्रोटैगनिस्ट को याद दिलाती है कि बाकी ऑफिसर्स भी कैप्चर हुए हैं। तो वो पूछता है कि कौन सी एजेंट्स हैं। वो फोकस करती है और अपनी एबिलिटी लुक के साथ एक्टिवेट करती है। वो आइडेंटिफाई करती है कि पीछे के 2 एजेंट्स हैं। फिर वो बताना शुरू करती है कि गंजू को कैसे एक्ट करना चाहिए, लेकिन स्फीयर डार्क होने लगती है जब तक उसे अंदर कोई दिखता नहीं, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी मफल्ड हो जाती है। एक ईजियर वे है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है और कहता है कि ऑफिसर्स को स्पेयर किया जाएगा, फिर अपनी एबिलिटी यूज करता है उन्हें रेस्ट्रेन करने के लिए। इस बीच एक क्रिएचर उस पर अटैक के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक पंच से ही वो खत्म हो जाता है। गंजू कहता है कि प्रिजनर्स को मार दिया जाएगा क्योंकि ये दोनों ग्रुप्स को सेपरेट करने का सबसे ईजी वे है। क्रिएचर्स ग्रुप में अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक पंच से वो रुक जाते हैं और रिएक्ट करने से पहले गंजू किक मारता है और अपनी एबिलिटी से सारे क्रिएचर्स को एक बार में पियर्स करता है। दूर से कोई उन्हें क्रिस्टल बॉल के थ्रू देख रहा है। ये दोनों सिबलिंग्स हैं। मेल अपने भाई से पूछती है कि वो क्या सोचते हैं। वो क्वेश्चन करती है कि क्या वो उनके मास्टर से ज्यादा स्ट्रांग है और क्या वो इक्वालिटी के लीडर से ज्यादा स्ट्रांग है। मियो साइलेंट बहता है। मेल डर के उसे हक करती है, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि वरी ना करे क्योंकि गंजू के लिए उसे मारना ईजी नहीं होगा। होंग स्फीयर के अंदर से चिल्लाती है। वो पूछती है कि प्रोटैगनिस्ट ने उसे ऐसे इम्प्रिजन क्यों किया। फिर वो सॉरी बोलता है कि उसने पहले से मोर्न नहीं किया। जब वो पूछती हैं कि क्या हुआ, गंजू जवाब देता है कि प्रिजन गार्ड्स को अभी क्वारंटीन में ले गए हैं और सारे प्रिजनर्स एग्जीक्यूट हो गए हैं। होंग समझ नहीं पाती, फिर कहती हैं कि एग्जीक्यूशन डिवाइसेस 5th सब लेवल पे हैं, लेकिन गंजू कहता है कि उसने खुद उन्हें एग्जीक्यूट किया। वो पूछता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो पूछती हैं कि ये किसका आइडिया था। जवाब मिलता है कि उसका खुद का। होंग पूछती हैं कि क्या डायरेक्टर ने एग्री किया और वो कंफर्म करता है कि हाँ। वो एक मोमेंट के लिए साइलेंट हो जाती हैं और सॉरोफुल आइज के साथ कुछ बोलने लगती हैं, लेकिन बोल नहीं पाती। गंजू कुछ नहीं कहता। वो पूछती हैं कि वो ओके हैं क्या। फिर वो कहता है कि उसने बस अपनी प्रिजन गार्ड की ड्यूटीज फुलफिल की और पूछता है कि इसमें क्या गलत है, लेकिन होंग कहती है कि भाई गलत तो है। वो आर्ग्यू करती हैं कि गार्ड का जॉब प्रिजनर्स को मारना नहीं बल्कि उन्हें रिहेबिलिटेट करना है, लेकिन वो आगे बोलने से पहले गंजू कहता है कि वो इन आइडियलिस्टिक स्पीचेस से थक चुका है, जैसे कि लोसा या उसका भाई बोलता था। उसे पता है कि इन आइडियल्स के पीछे जाने का क्या रिजल्ट होता है। प्रिजनर्स ने काउंटलेस इनोसेंट लोगों की जान ली है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रिजन गार्ड है या हीरो। उसे रियलाइज हुआ कि उसे उन लोगों को पहले मार देना चाहिए जिन्होंने ह्यूमन बनने का हक छोड़ दिया। होंग ये सुन के डर जाती हैं और कहती हैं कि वो भी ह्यूमन है, लेकिन गंजू को यकीन नहीं होता वो जो सुनता है। फिर वो पूछता है कि क्या वो सच में कहती हैं कि वो ह्यूमन है। 2nd सब लेवल से सारे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने हंड्रेड्स या थाउजेंड्स लोग मारे हैं। गंजू के लिए वो डिजर्व करते हैं मरना। पास्ट में डेथ पेनल्टी पे बहुत कंट्रोवर्सी थी क्योंकि बहुत लोग अनजस्टली मारे गए थे, लेकिन वो कहता है कि जब उसके पास साइकिक एबिलिटी है तो उसे फील हुआ होगा कि उन्हें कैसा लगा। होंग कहती हैं कि सबके अपने स्टोरीज हैं, स्पेशली मेल और मियो के, लेकिन गंजू कहता है कि दुनिया में सबके पास एक स्टोरी है, विक्टिम्स के भी अपनी स्टोरीज हैं।
और लास्ट में वो पूछता है कि क्या सच में फर्क पड़ता है कि उन्हें वो मारे या डेथ पेनल्टी से एग्जीक्यूट हो। हॉन्ग आर्ग्यू करने की कोशिश करती हैं कि डेथ पेनल्टी सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, लेकिन गंजू उसे रोकने को कहता है। वो बस चाहता है कि वो बोलना बंद करे, क्योंकि अगर वो कंटिन्यू करती हैं तो वो उसे वापस भेज देगा और सिचुएशन को अपने तरीके से रिजॉल्व करेगा। इस डिस्कशन के बाद वो आगे बढ़ते हैं जब तक उन्हें एक और ग्रुप गार्ड्स का मिलता है जो क्रीचर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। गांजू उसे कहता है कि बताए कौन से गार्ड्स हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद वो प्रिपेयर करता है। वो उसे सॉरोफुल आइज से देखती है और कहती है कि गैंग हो बड़ा सैड होगा अगर उसे पता चला कि उसका भाई क्या कर रहा है। ये सुन के गांजू गुस्सा हो जाता है। क्रीचर्स उस पे अटैक के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो मूव नहीं करता। एक उनमें से उसके नेक पे अटैक लैंड करता है, लेकिन ब्लेड टूट जाता है बिना स्क्रैच के। हॉन्ग के वर्ड्स उसके हेड में एको करते हैं और ये याद करके गांजू और ज्यादा पोजेस्ड हो जाता है। अटैक करते हुए वो खुद से रिफ्लेक्ट करता है कि वो हमेशा बोस्ट करता है, लेकिन एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। उसकी माइंड में लाओसा की मेमोरी आती है, वो एडमिट नहीं कर सकता। फिर उसके भाई की मेमोरी आती है। जब गांजू क्रीचर्स पे अटैक कंटिन्यू करता है, हॉन्ग ये देखकर डर जाती है, लेकिन वो अटैक्स कंटिन्यू करता है। सारे क्रीचर्स एक साथ आगे बढ़ते हैं। कुछ एनर्जी बॉल्स उसकी पावर से फॉर्म होने लगते हैं। गांजू अपनी फ्रस्ट्रेशन के बारे में सोचता है, फिर अपनी एबिलिटी का मोड 5 एक्टिवेट करता है और बॉल्स सारे क्रीचर्स को एक साथ हिट करते हैं। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन प्रिजनर्स को मार के रिलीज करेगा। सेकेंड्स में सारे क्रीचर्स मार दिए जाते हैं, सिर्फ खून की बारिश रह जाती है। जब गांजू खुद से सोचता है कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी भी रिलीज करेगा, दूर से सिंका उसे देखती है। उसकी आंख में कुछ एबिलिटी लगती है इसके लिए। वो ब्लश करती है और कहती है कि वो और भी कूल हो गया। प्रिजन में गांजू आगे बढ़ता है। जो क्रीचर्स नजर आते हैं उन्हें मारते हुए, जब तक उन्हें 3 प्रिजन गार्ड्स ट्रांसफॉर्म्ड नजर नहीं आते। लेकिन उसे कुछ नोटिस होता है और साइड में देख के एक डोर खुलता है। वहां से 2 लोग निकलते हैं जो कहते हैं कि उससे मिलना प्लेजर है। ये हैं 2 सिबलिंग्स, मैल और मियल। गांजू कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो खुद उससे मिलने आए। कमेंट करता है कि इससे उसके लिए कम ट्रबल होगा और कहता है कि उन्हें मिलना भी प्लेजर है। हॉन्ग उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मियल पूछती है कि वो उन्हें देखने क्यों नहीं गई, क्योंकि उसे तो हेवन भेज दिया गया होगा। गांजू उन्हें कहता है कि अपनी एबिलिटीज डीएक्टिवेट करें। वो अपने हाथ में एनर्जी अक्यूमुलेट करना शुरू करता है और कहता है कि अगर वो ओबे करेंगे तो पेनलेस डेथ मिलेगी। मियल कहती है कि क्या कोई ऑप्शन भी है जहां उन्हें नहीं मारा जाएगा। फिर गांजू एक्सप्लेन करता है कि फर्स्ट फ्लोर और फर्स्ट सब लेवल के प्रिजनर्स के पास कंट्रोल डिवाइसेस यूज करने का ऑप्शन था या नहीं। वो पोजेस्ड लुक देता है और कहता है कि सेकंड सब लेवल के मॉन्स्टर्स जिन्होंने काउंटलेस लोग मारे, उनके पास सिर्फ मरने का ऑप्शन है। मियल कहती है कि उसने सुना है कि गांजू उसके मास्टर का कलीग है। मैल अपने भाई से चिपक के बात करती है जब लाओसा ने उन्हें कैप्चर किया था और कहती है कि गांजू का ऑरा उससे बिल्कुल अलग है। फिर वो चिल्लाती है कि प्रोटैगनिस्ट हेल जाएगा। वो फिर से एनर्जी चार्ज करता है और कहता है कि देखते हैं पहले कौन हेल जाता है। मियल निगोशिएट करने की कोशिश करती है कि अगर गांजू उन्हें स्पेयर करेगा तो वो अपनी एबिलिटीज डीएक्टिवेट कर देंगे, लेकिन वो रिफ्यूज करता है। हॉन्ग उन्हें कहती है कि ये सिचुएशन को और बुरा करेगा। मेल उसे रिकॉग्नाइज करती है, फिर कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उन्होंने कोई मॉर्टल क्राइम नहीं किया और कहती है कि उसे उन्हें समझना चाहिए। हॉन्ग वरिड है ये देखकर कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। गांजू कहता है कि ये काम नहीं करेगा। वो हेट्रेड के लुक के साथ कहता है कि वो मॉन्स्टर से नेगोशिएट नहीं करेगा। हॉन्ग ठंडी पसीना छोड़ने लगती है। गांजू कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि मॉन्स्टर्स को पेन फील नहीं करना चाहिए। तो वो अपनी एबिलिटी से एक हैमर क्रिएट करता है। मियल कहती है कि वो फाइट नहीं करना चाहता और शायद नेगोशिएट हो सकता है अगर वो उनकी स्टोरी सुनेगा, लेकिन गांजू तुरंत रिफ्यूज करता है। हॉन्ग उसे सिबलिंग से पीसफुली बात करने को कहती है, लेकिन वो उसके व्यू को फिर से स्फीयर में कवर करता है। फिर इरिटेटेड फेस से उसे चुप रहने को कहता है और जमीन पे स्टॉम्प करता है, जिससे उसकी पावर सिबलिंग्स को बाइंड करती है। वो पेन में स्क्रीम करते हैं। गांजू विलन को टॉर्चर करने की मीन्स पे कमेंट करता है। वो ऐसे मेथड से काफी फेमिलियर है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये काम आएगा। ये सुन के सिबलिंग्स डर जाते हैं। मियल कहती है कि बात करना काम नहीं करता क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ह्यूमन नहीं है। उसकी बहन कहती है कि वो मॉन्स्टर्स नहीं है। ये सुन के गांजू सरप्राइज्ड है। 2 सिबलिंग्स जो उसने कैप्चर किए थे वो एक्चुअली 2 ट्रांसफॉर्म्ड प्रिजनर्स थे, लेकिन सिबलिंग्स की आवाज बैकग्राउंड में बोलती रहती है कि वो स्पेशल पावर्स वाले ह्यूमंस हैं। गांजू बिना सोचे दोनों प्रिजनर्स को मार देता है। सिबलिंग्स पूछते हैं कि लोग उन्हें अलग क्यों बुलाते हैं। वो सवाल करते हैं कि उनमें और दूसरों में क्या डिफरेंस है, और तभी और क्रीचर्स नजर आते हैं। लेकिन उसी पल गांजू एक झटके में सबके सर काट देता है, बिल्कुल आंख झपकते ही, और वो एकदम गुस्से में है। दूर से मियल
क्रिस्टल बॉल के थ्रू वरीड होके देख रही है। उसका भाई क्रीचर्स यूज करके वॉल तोड़ रहा है और पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए, लेकिन वो मना करती है। गांजू का डिफेंस एकदम सॉलिड है। वो अपनी पावर से एक मैजिक सर्कल बनाती है और उसे क्रिस्टल बॉल पे यूज करती है। फिर एक बड़ा सा मैजिक सर्कल प्रोटैगनिस्ट के सामने अपीयर होता है। तुरंत बाद कई जायंट क्रीचर्स निकलते हैं। ये है समनर की पावर। लेकिन गांजू एक समन पे पंच मार देता है क्योंकि उसके लिए ये कुछ भी नहीं है असली ह्यूमन के सामने। वो जंप करता है और नीचे आके एक किक से क्रीचर को क्रश कर देता है। वो गिरता है, एक जोर का बैंग होता है। इनर समन्स उसे घेर लेते हैं, लेकिन वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है विथ मिथ, उसका रेड रे, और एक ही मूवमेंट में सारे क्रीचर्स को काट देता है बिना एक भी स्क्रैच के। मैल ये देख के बड़ी वरीड है। वो पूछती है कि कितना टाइम लगेगा और मेल कहती है कि अभी लगभग 10 मिनट बाकी हैं, लेकिन वो कहती है कि ये काफ़ी नहीं होगा और अपनी फिंगर से थोड़ा खून निकालती है एक नए समनिंग के लिए। लेकिन जब वो क्रिस्टल बॉल यूज़ करने वाली होती है, एक बैंग होता है। सीलिंग टूट जाता है, ढेर सारी धूल उड़ती है और सिबलिंग समझ नहीं पाते क्या हुआ। ये गांजू था जो अभी पहुंचा। मैल सीलिंग में बड़े से होल को देखकर रोने लगती है। गांजू कहता है कि अगर वो सिबलिंग्स को एक एक करके पकड़ लेगा तो उनका गेम खत्म, और उन्हें बोलता है कि अपनी एबिलिटीज डीएक्टिवेट करें ताकि उनकी डेथ पेनलेस हो। गांजू सिबलिंग्स को हेट्रेड के लुक से घूरता है। वो सीलिंग में उसने बनाए होल को देखते हैं और सोचते हैं कि इसके पास कितनी एबिलिटीज हैं, लेकिन गांजू पास आता है। फिर से बोलता है कि वो अपनी एबिलिटीज डीएक्टिवेट करें। वो डर जाते हैं, लेकिन मियल सुनता नहीं और एक क्लैप के साथ गांजू के ऊपर कुछ समनिंग सर्कल्स बनाता है। वो ऊपर देखता है। 4 जायंट एंजेलिक क्रीचर्स समन होते हैं, माइकल, गैब्रियल, राफेल और यूरियल। लेकिन उसी पल गांजू अपनी पावर एक्टिवेट करता है और एक किक से सारे क्रीचर्स के टुकड़े कर देता है। सिबलिंग्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेल स्पीचलेस है, लेकिन फिर से एक समनिंग सर्कल बनाती है। इस बार वो गार्ड्स लाती है। फिर वो चिल्लाता है कि गांजू उनके पास से दूर रहे। मियल गार्ड्स को हॉस्टेज बना के नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन गांजू उसे इंटरप्ट करता है और गार्ड्स को रिलीज करने को कहता है। भाई एक आवाज़ सुनता है और साइड में देखता है। मैल रो रही है, गांजू की पावर से ट्रैप होकर। प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि अगर उसने गार्ड्स को रिलीज नहीं किया तो उसकी बहन की डेथ बड़ी पेनफुल होगी। ये बोलते हुए लड़की गांजू की पावर से दर्द में स्क्रीम करने लगती है। वो अपने भाई के लिए चिल्लाती है जब वो दर्द में और ज़्यादा रोने लगती है। ये सीन देखकर मियल गार्ड्स को रिलीज करने को एग्री करता है। वो सिर्फ इतना मांगता है कि बदले में वो गार्ड हैम से बात कर सके, लेकिन गांजू फिर से उसे अपनी एबिलिटी डीएक्टिवेट करने को कहता है। जब लड़की दर्द में स्क्रीम करती रहती है, वो कहता है कि वो तभी रुकेगा जब मियल अपनी पावर डीएक्टिवेट करेगा। मियल अपनी बहन के पास रहता है गार्ड्स रिलीज करने के बाद। दोनों गार्ड्स और प्रिजनर्स सबको समझ नहीं आता क्या हुआ, लेकिन उसी मोमेंट गांजू वहां के सारे प्रिजनर्स को मार देता है। सिबलिंग्स डर जाते हैं। तुम और गार्ड्स शॉक्ड हैं। फिर वो गांजू से पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ कहता है कि ऊपर वापस जाओ। वो बिना सवाल की ओबे करते हैं। मियल कहता है कि अब जब उसने अपनी एबिलिटी डीएक्टिवेट कर दी, प्रोटैगनिस्ट को अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। वो कहता है कि वो सिबलिंग्स को हैम से बात करने देगा। वो सरप्राइज्ड हैं, लेकिन गांजू कहता है कि पहले उन्हें कहीं और जाना बेटर है, क्योंकि ये सीन कोई प्रेग्नेंट औरत के लिए नहीं है। वापस जहां गार्ड हैम है। वो पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन गांजू कहता है कि काम हो गया। ये जानकर कि सारे गार्ड्स रिलीज हो गए हैं, वो सिबलिंग्स के बारे में पूछती है और गांजू कहता है कि वो मरने से पहले उससे बात करना चाहते थे। हॉन्ग कहती है कि वो कंट्रोल डिवाइस यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उससे कहता है कि उसे रिपीट ना कराए। सेकंड सब लेवल के मॉन्स्टर्स जिन्होंने काउंटलेस मूव मारे, वो उसके हाथों से मरेंगे। गार्ड हॉन्ग इस जवाब से फिर से दंग रह जाती है, लेकिन मियल उससे पूछता है कि क्या उन्होंने सच में कुछ ऐसा किया जो उन्हें मारने को जस्टिफाई करे। वो कहता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया जो उनकी एग्जीक्यूशन को जस्टिफाई करे, और उससे इस बारे में कुछ बोलने को कहता है। गांजू जल्दी करने को कहता है। वो सिबलिंग्स के नाम लेती है और कहती है कि उन्हें मारना जरूरी है। ये सुनकर सिबलिंग्स सैडली एक दूसरे को हग करते हैं।